जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं एंड प्रीवियसली पूछे गए हैं और सीधे सीधे एक्ट से क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो या तो आप बियर एक्ट पढ़ लेंगे या तो कुछ गाइड बुक्स उस पर निकले हैं उसको आप देख लेंगे। ठीक है, बनाना लिखना आपको बियर एक्ट ही है एक तरह से। तो बहुत केस लॉ जहाँ इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेंगे। बियर एक्ट में भी केस लॉ मेंशन है, उसको आप नेट से भी सर्च कर लेंगे। क्योंकि ज़्यादा मटेरियल इस पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा गहराई में इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी बियर एक्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें और उसी हिसाब से आप अपने आंसर को लिखें। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है आपसे, व्हाट आर द प्रोविजंस और पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ब्रीच ऑफ, या व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट अंडर पीओ एक्ट 1989, व्हाट इज द पनिशमेंट ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी। ये आपका क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, बेसिकली सेक्शन 4 का प्रोविजन पूछा जा रहा है। सेक्शन 4 में क्या क्या ब्रीच ऑफ ड्यूटी के लिए जो प्रावधान है। देखिए SC/ST के एक्ट या कोई भी एक्ट बन तो जाता है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर जो है ज़्यादातर वैसे ऑफिस पर होता है या तो पुलिस ऑफिसर पर होता है या तो स्पेशली अपॉइंटेड उस तरह के ऑफिसर्स हैं उन पर रहता है। और ये चांसेज होता है कि दे कैन बी फाउंड इन डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटीज, दे कैन डेरिलेक्ट देयर ड्यूटी व्हाट आर रिक्वायर्ड टू बी डन, दे टेंड टू अवॉइड टू परफॉर्म those duties. So in order to regulate all those derelictions, a special provision that is section 4 has been carved out in SC/ST Act. ठीक है, तो इस तरह प्रोविजन हालांकि तो हर एक्ट में होने चाहिए, बट SC/ST Act चूंकि बहुत दिनों से ये वर्ग जो है प्रताड़ित रहा है और कहीं ना कहीं इनके उत्थान के कारण बाकी के वर्ग भी आजकल सफर करें वो अलग बात है, लेकिन कोई भी वर्ग किसी पर एट्रोसिटी करता है तो आज न कल उस वर्ग को भुगतना ही होता है। चाहे जो पहले जिन्होंने किया बाद में ये इन लोगों को प्रताड़ित करेंगे। बहुत सारे फॉल्स केसेस लॉज होते हैं SC/ST एक्ट के, तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे इसमें हैं जिसमें कॉम्पनसेशन वगैरह मिलता है। कई लोग तो कॉम्पनसेशन के लिए केस कर देते हैं, कई लोग अपने सुपीरियर ऑफिसर पर केस कर देते हैं, कुछ ड्यूटी निभाने के लिए बोला जाता है। तो ज़्यादातर एक्ट का मिसयूज होता है, फिर भी हम लोग को चूँकि ये पढ़ना है तो ठीक है, तो आप इसको देखें। सेक्शन 4 में नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट का प्रावधान दिया गया है और ये कार्व आउट किससे किया गया है, बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि आप पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं तो दे टेंड टू अवॉइड योर कंप्लेंट, दे डोंट पुट इट डाउन, दे डोंट जस्ट दे जस्ट नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी। तो इन ऑर्डर टू have check and balance on their dereliction, this act has been carved out। और इसके प्रावधान जो है अलग से दिए गए हैं, आप जैसे देख रहे हैं सेक्शन 4(1) पनिशमेंट फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटीज, while सेक्शन 4(2) enlist certain duties for public servant and 4(3) जो है empower करता है स्पेशल कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस। तो इस तरह के प्रावधान इसमें है। अब देखिए ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पब्लिक सर्वेंट क्या है, सेक्शन 4(2). ठीक है, जैसे कि आपने देख लिया कि इसका प्रावधान क्यों किया गया, कि सेक्शन 4 का प्रावधान इसलिए किया गया है क्योंकि पुलिस ऑफिसर जनरली केस को लॉज नहीं करते हैं, लापरवाही बरतते हैं। अगर लॉज कर भी लिया तो कॉपी नहीं देंगे, या तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, कर भी लिया तो चार्जशीट नहीं डालेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे जो डिरेलिक्शन के पार्ट से होता है और उस डिरेलिक्शन को चेक करने के लिए, क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट ही है SC/ST एक्ट का, कि जो दशा है SC/STs का, उनको सामाजिक जो है सोशल और इकोनॉमिक लेवल पे उनको सिमिलर टू ऑल अदर कास्ट, दूसरे जो लोग हैं उनको उनके बराबर पे लाया जाए। तो इसका ऑब्जेक्ट ही यही है। तो इस ऑब्जेक्ट में अगर पब्लिक सर्वेंट कोऑपरेट नहीं करेंगे, अगर अपने ड्यूटी को फुलफिल नहीं करेंगे तो वहां पर दिक्कत हो जानी है। ठीक है, तो अब देखिए ड्यूटीज क्या क्या है, इसको आप देख लीजिए। 4(2) में इसका प्रावधान है ड्यूटीज का। 4(1) में तो आपका सजा है। ठीक है, और 4(2) में जो है आपका पब्लिक का ड्यूटी दिया गया है, और 4(3) में आपका जो है
कोर्ट के बारे में वर्णन है कि कौन सा स्पेशल कोर्ट जो है एम्पावर्ड है उन पर एक्शन लेने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए वही सारे प्रावधान है जो एफआईआर में बेसिकली है। देखिए, टू रीड आउट द इंफॉर्मेशन गिवन ओरली। ठीक है, आप जाते हैं या तो ओरल देते हैं कंप्लेंट या तो रिटन देते हैं, तो उसको उनको लिखना है या तो एक्सेप्ट करना है। ठीक है, ठीक है। सेकंड देखिए, टू रजिस्टर ए कंप्लेंट और एफआईआर अंडर दिस एक्ट। ठीक है, या तो रजिस्टर करेंगे एंड टू रजिस्टर इट अंडर एप्रोप्रिएट सेक्शन। तो जो भी सेक्शन है उसके अंतर्गत जो भी उनके साथ क्राइम हुआ है उसके अंतर्गत इसको एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा जो है टू फर्निश ए कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन, सेम जो है प्रावधान जो एफआईआर का जो है वही इसमें भी है। टू रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम्स ऑफ विटनेसेस। ठीक है, जो आगे का प्रावधान है, मान लीजिए कि सीआरपीसी में जाएंगे तो 160 का जो प्रावधान है। ठीक है, टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन एंड फाइल चार्जशीट। ठीक है, इन स्पेशल को जो 173 का प्रावधान है। ठीक है, और ये डेट भी दिया गया है 60 डेज। ठीक है, जबकि चार्जशीट डालने का नॉर्मली प्रावधान है एज सून एज पॉसिबल, कोई डेट नहीं दिया गया है। ठीक है, हालांकि कुछ केसेज में वो फिक्स है, जैसे वुमेन वगैरह के भी वो सब बातें हैं। इसमें भी एक डेट फिक्स कर दिया गया कि 60 डे के अंदर चार्जशीट फाइल कर देना है। ठीक है, इसके अलावा टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट इंग्लिश में होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं, तो ये ऑफिसर जो होते हैं वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, काम करना नहीं चाहते। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो या तो कहेंगे ये ट्रांसलेट नहीं है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो यहाँ इसका प्रोविजन भी कर दिया है कि टू करेक्टली प्रिपेयर फ्रेम एंड ट्रांसलेट एनी डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्ट। तो ये भी इनका जो है यहाँ पर उनको खेलने के कोई चांस ही नहीं दिए गए कि आप कुछ इधर उधर कर सकते हैं। ठीक है, ये है टू परफॉर्म एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, और कुछ एनी अदर ड्यूटी स्पेसिफाइड इन द एक्ट और रूल्स मेड देयर अंडर। ठीक है, और भी कोई ड्यूटी ऐसा है तो करना है। पहले दैट द चार्जेज in this regard against the public servant shall be booked on the recommendation of एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी। ठीक है, अब ये देखिए एक महत्वपूर्ण टर्म है कि ऐसे नहीं कि कोई भी ऑफिसर पर अगर इस तरह के चार्जेज लगेगा तो ऐसे नहीं कि सीधे वो लॉज हो जाएगा, पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होगा। नहीं तो इस तरह से तो सारे पब्लिक ऑफिसर पे कोई भी इल्जाम लगा देगा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी होने के बाद ही ये सारी प्रक्रिया जो है की जाएगी। ठीक है, उन्हीं में देख लेंगे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी, फिर लीगल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए कॉग्निजेंस ऑफ डेलिगेशन ऑफ ड्यूटी, ये सेक्शन 4(3) में दिया गया है। द कॉग्निजेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेलिगेशन ऑफ ड्यूटी सबसेक्शन 2 ए पब्लिक सर्वेंट शैल बी टेकन बाय स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल। ठीक है, तो स्पेशल कोर्ट होते हैं SC/ST के लिए, या तो कई बार सेशन अगर नहीं केसेस ज्यादा नहीं तो सेशन कोर्ट को स्पेशल बना दिया जाता है, तो वो वहां पर एक्शन लेगी। और पनिशमेंट जो है आपका वो कहाँ प्रोवाइड किया गया है, सेक्शन 4(1). सेक्शन 4(1) में क्या पनिशमेंट है, whoever being a public servant but not being a member of schedule, ये मेंबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेंबर है तो उस पर कार्रवाई दूसरे किस्म की होगी, उसमें इस एक्ट के तहत नहीं होगी। ऐसा मेंबर होना चाहिए जो शेड्यूल कास्ट का ना हो और वो डेलिगेशन ऑफ ड्यूटी का एक्यूज पाया गया हो या विलफुली नेग्लेक्ट करता हो अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने में। तो यहाँ पर पनिशमेंट क्या दिया गया है कि नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 मंथ तो होगा ही होगा, और मे एक्सटेंड टू। तो ये आपका इस क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है।